आप वहां पे क्लिक कर देना, जरा स्क्रीन पे क्लिक करें जरा। नहीं किया हुआ? हाँ ठीक हो गया। अब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिसीजन ट्री को स्टडी करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस को स्टडी किया था। नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस में हमने जो केडीपी मॉडल्स थे उनको हमने देखा था, जिसमें हमारे पास एकेडमिक्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए और कुछ हाइब्रिड मॉडल्स थे, जिसमें हमें प्रोसेसेस के बारे में बताया गया था कि अगर आपने मशीन लर्निंग या डाटा माइनिंग की कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है या कोई प्रोजेक्ट अगर आपने कंप्लीट करना है तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे और उन नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर प्रोसेसेस क्या होंगे। इसके अंदर हमने फयाद का मॉडल पढ़ा था। इसके अंदर हमारे पास 9 स्टेप्स हैं और ये प्योरली एकेडमिक पर्पसेस के लिए जो एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं उनको सपोर्ट करता है। फिर हमने क्रिस्प डीएम को स्टडी किया था। ये हमारे पास इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है, क्रॉस इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म है। देन हमने सयास को स्टडी किया था। इसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि ये इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों को सपोर्ट करता है। तो आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन का जो एल्गोरिदम पढ़ने जा रहे हैं वो डिसीजन ट्री है। और डिसीजन ट्री के अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बेसिक हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग है या बेसिक आइडिया है वो क्या है। एंड देन हम इंडक्टिव लर्निंग क्या होती है और एंट्रोपी की कैलकुलेशन हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इंफॉर्मेशन गेन हमने कैलकुलेट करनी है और इवेंचुअली हम फिर वेदर डाटा सेट को स्टडी करेंगे कि ये तमाम ऑपरेशन उसके ऊपर अगर अप्लाई करें तो आपके पास डिसीजन ट्री किस तरह कंस्ट्रक्ट होता है। सबसे पहले हम डिसीजन ट्री को देखते हैं कि डिसीजन ट्री क्या है। डिसीजन ट्री एक इंडक्टिव लर्निंग टास्क है। इसके अंदर हमारे पास जो फैक्ट्स हैं वो जनरलाइज कंक्लूजन की तरफ हमें लेके जाते हैं और हमारे पास हर स्टेप पे जो डिसीजन है वो बुलियन होता है, आइदर यस और आइदर नो, ट्रू और फॉल्स। उसके केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइंस अवेलेबल होती हैं उनको हम विजिट करते हैं या विजिट नहीं करते। इसके अंदर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज होती है और कॉम्प्लेक्सिटी के मिनिमाइजेशन के साथ साथ हमें ये आसानी मिलती है कि हम अपने टास्क को जब इवेलुएट कर रहे हों या प्रिडिक्शन कर रहे हों तो कुछ नंबर ऑफ वेरिएबल्स अवेलेबल ना होने की सूरत में भी आप फाइनल रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं। सो अब हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं जो कम्यूट टाइम को कैलकुलेट करने की है। इसके अंदर हमारे पास जो क्यूरी आई है वो ये है कि अगर हम 10 बजे सुबह के निकलते हैं और हमें जो कार्स का रश अगर ना मिले सड़कों पे तो हमारा जो कम्यूट टाइम है वो क्या होगा। इसका अगर आप एनालिसिस करना चाहें तो हमारे पास सबसे पहली नोट जहाँ पे हमने डिसीजन लेना है वो हमारे पास लीव एट की है और लीव एट पे हमने ये देखना है कि हमारे पास जो नेक्स्ट पैरामीटर अवेलेबल है वो क्या है। तो वो पैरामीटर हमें मिला है 10 AM। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 10 AM की तरफ कौन सी लाइन हमें लेके जाती है। 10 AM की तरफ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन ये आता है वेदर द कार्स आर स्टॉल्ड और नॉट। तो यहाँ पर हमारे पास कार्स जो सी हैं वो स्टॉल्ड नहीं है। तो फिर हमने जो नो वाला हिस्सा है उसको जब लेके जाना है तो हमें ये पता चलेगा जो हमारा कम्यूट टाइम है वो शॉर्ट है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा हम इसको कुछ एरोस की सूरत में देखते हैं कि लीव एट 10 AM, देन कार्स आर नॉट इंस्टॉल्ड और इवेंचुअली हमें ये पता चला कि हमारा जो कम्यूट टाइम है वो शॉर्ट होगा। अब इंडक्टिव लर्निंग की बात करते हैं। इंडक्टिव लर्निंग में हमारे पास सीरीज ऑफ बुलियन डिसीजंस होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है और उनमें हमारे पास जो नंबर ऑफ डिसीजन नोड्स होती हैं वो हमें इवेंचुअली लेके जाती है लीव्स पर और लीव्स में हमारे पास जो फाइनल डिसीजन या क्लास है उसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास मौजूद होती है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आया, डिड वी लीव एट 10 AM? हमने लीव करना है 10 बजे या नहीं। अब ये एक बुलियन डिसीजन है। इस बुलियन डिसीजन को लेने के बाद हमारे पास दूसरा डिसीजन ये आया, डिड अ कार स्टॉल ऑन अ रोड और नॉट। अब ये अगेन एक बुलियन डिसीजन है जिसको आप फॉलो करेंगे। जब आप फॉलो करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक्सीडेंट, इज देयर एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, ये भी एक हमारे पास है। बट जिस पाथ को हम फॉलो कर रहे थे वहां पे ये क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन हमें देखने को जो मिला वो 9 AM की साइड पर या 8 AM की साइड पर हमें मिला। तो 10 AM की साइड पर जब हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं था तो हमने इसको फॉलो नहीं किया और हमें ये पता चला
कि चूंकि कार्स जो सी हैं वो तादाद में कम होती हैं, देयर इज लेस प्रोबेबिलिटी कि वहां पे एक्सीडेंट्स वगैरह हों। अब हम डिसीजन ट्री के रूल्स की तरफ जाते हैं कि डिसीजन ट्री एज अ रूल किस तरह से नजर आता है। ये लाजमी नहीं है कि आपके पास एक ग्राफ की सूरत में लिखी हुई चीज नजर आए, आप इसको रूल्स के तौर पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और रूल्स किस तरह से हो सकते हैं कि हमने उनको रिप्रेजेंट करना है कुछ सेंटेंसेस में, और सेंटेंसेस हमारे पास इफ एल्स की स्टेटमेंट की सूरत में मौजूद है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास पहली क्वेरी आई कि इफ आवर इक्वल इक्वल टू 8 am। अब ये डबल इक्वल जो आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये चेक करता है इक्वालिटी को कि दोनों टर्म्स इक्वल हैं या नहीं। अगर हम सिंगल इक्वल का इस्तेमाल करें तो इसका मतलब ये होगा कि हम आवर के अंदर 8 am को स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब इक्वालिटी चेक हुई तो अगर तो ये जवाब ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, तो वो क्या करेगा, वो ये बताएगा कि जी आपका कम्यूट टाइम क्या है, लॉन्ग है। लेट्स से कि अगर हमारे पास पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, हम दूसरी कंडीशन की तरफ जाते हैं, और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, 9 am की। अब 9 am में अगर हमारे पास फर्दर जो नोड्स अगर अवेलेबल होंगी तो वो इफ की सूरत में आ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है, इफ एक्सीडेंट्स इक्वल इक्वल टू यस, तो अब क्या होगा, आपका कम्यूट टाइम लॉन्ग होगा। एल्स अगर आपका जो एक्सीडेंट है वो नहीं हुआ तो आपके पास जो कम्यूट टाइम है वो मीडियम होगा। इसमें कंडीशन ये है कि ये पहली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, आपने 9 am की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना है। जो लास्ट हमारे पास आती है वो 10 am की आती है। अब जब आपके पास ना 8 am वाली क्यूरी एड्रेस हुई, ना ही आपके पास 9 am वाली क्यूरी एड्रेस हुई, और जब आपके पास लास्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो 10 am है, जब वो अकर हुआ तो अब हमने उसकी फर्दर सब नोट्स की तरफ जाना है। तो सब नोट्स में जो पहला क्वेश्चन हमारी तरफ आता है, वो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कार्स आर स्टॉल्ड और नॉट। अगर स्टॉल्ड हैं तो इसका मतलब ये है कि कम्यूट टाइम लॉन्ग होगा, और अगर स्टॉल्ड नहीं है तो कम्यूट टाइम क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये एक रूल्स की सूरत में मौजूद है, और इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हमारे पास जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह का ट्री आप कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। सो इस तरह के ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हमारे पास पहली चीज है, हमें लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में पता होना चाहिए। चूंकि हमने वेदर डाटा सेट को एक्सप्लोर करना है और पिछली बहुत सारी एग्जांपल्स में हम उसको एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स 5 हैं, जिनमें हमारे पास आउटलुक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंडी है और प्ले है। जिनमें से जो हमारे 4 एट्रीब्यूट्स हैं वो एज अ फीचर ट्रीट होते हैं, और जो लास्ट एट्रीब्यूट है वो हमारे पास एज अ क्लास ट्रीट होता है। अब हमारे पास जो इसके अगेंस्ट जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो डिस्क्रीट होनी चाहिए। अब डिस्क्रीट जो सी हैं एज ऑफ नाउ, जो कि हम अभी कैटेगोरिकल नेचर के डाटा सेट को कर रहे हैं यहाँ पे, जो ठीक है, बट आप यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा सेट को भी एड्रेस कर सकते हैं, जो हमें आने वाली एग्जांपल्स में नजर आएगा इम्प्लीमेंटेशंस की साइड पे कि हमने वो चीजें देखी हैं। सो हमारे पास डिस्क्रीट होना चाहिए। अब डिस्क्रीट से मुराद ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ कैटेगरीज लिमिटेड होंगी, जिस तरह आउटलुक के केस में सनी, रेनी और ओवरकास्ट है, और प्ले के केस में यस और नो है। इसके बाद हमने देखना है कि टारगेट वैल्यू हमने उसमें से चूज करनी है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स में से, जो ऑलरेडी हम चूज कर चुके हैं, जो कि प्ले की सूरत में है, और वहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज अवेलेबल हैं वो यस हैं और नो है। अब हमने क्या करना है, उससे बनाना है एक्सपीरियंस टेबल, और एक्सपीरियंस टेबल को बनाने के लिए आपको छोटे छोटे ग्राफ्स और उनकी फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जो पहली चीज हमारे पास ये आती है, हमने एंट्रोपी ऑफ द ट्रेनिंग सेट कैलकुलेट करनी है। एंट्रोपी ऑफ द ट्रेनिंग सेट में हमारे पास यहाँ पे जो एस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सैंपल को, और इसके अलावा जो एंट्रोपी है उसको अगर हम बात करेंगे तो एंट्रोपी ऑफ एस आएगा। अब जो सैंपल्स से मुराद ये है कि जो प्ले के सैंपल्स, यानी कि आप इस वक्त सिस्टम की एंट्रोपी कैलकुलेट करने लगे तो, या किसी एट्रीब्यूट की, तो उसकी जो सैंपल्स के साइजेस हैं या उनसे रिलेटेड जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है या करेंसेस हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी, और इवेंचुअली हम क्या करेंगे, उन प्रोबेबिलिटीज के अगेंस्ट जो टारगेट वैल्यूज हमारे पास आई हुई हैं उनको हम चेक करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। बट पहले केस में जो हमने एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करना है, उस केस में हमने जो टारगेट वैल्यू या क्लास है उसको देखना है, और क्लास में हमारे पास यस आ रहा है और नो आ रहा है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा उसमें हमारे पास माइनस सिग्मा
प्रोबेबिलिटी, लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे ले रहे हैं यस के लिए वो आ जाएगी, फिर यस की प्रोबेबिलिटी का लॉग आ जाएगा। अब सबमिशन की बात हो रही है तो इसका मतलब आपको नो को भी क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। सो इंफॉर्मेशन गेन की तरफ आते हैं। जब आप एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट कर चुके हैं तो अब आपने हर एट्रीब्यूट की एंट्रोपी कैलकुलेट करने के बाद सिस्टम की एंट्रोपी से उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद जब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इंफॉर्मेशन गेन कंसीडर होगी, और जिस भी एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा होगा वो एट्रीब्यूट एज अ रूट नोड हमारे पास अवेलेबल होगा। सी हमारे पास फार्मूला है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम में से आपने एंट्रोपी ऑफ द वैल्यू जो सी है वो कैलकुलेट करनी है और इवेंचुअली आपके पास इंफॉर्मेशन गेन आ जाएगा। अब हम वेदर डेटा सेट को लेते हैं। वेदर डेटा सेट के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 14 है। 14 इंस्टेंसेस में हमारे पास आउटलुक में सनी है, रेनी है, ओवरकास्ट है। टेम्परेचर में हमारे पास हॉट, माइल्ड और कूल है, और इसी तरह ह्यूमिडिटी की साइड पर हमारे पास हाई और नॉर्मल ह्यूमिडिटी है। जहां तक विंडी का सवाल है वहां पे ट्रू और फॉल्स हमारे पास मौजूद है, और प्ले की साइड पर यस और नो हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि जो फाइनल एट्रीब्यूट हमारा है टारगेट वैल्यू, हम वहां से यस और नो को काउंट करेंगे। क्योंकि ये एग्जांपल हम बार बार करते आ रहे हैं तो हमें ये पता है कि 9 टाइम्स यस है और 5 टाइम्स नो है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 9/5 आएगी, हमारे पास 9/14 आएगी हमारे पास यस के केस में, और 5/14 आएगी हमारे पास नो के केस में। तो हम बात करते हैं एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट होगी, इस लिहाज से एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम हमारे पास आई 0.940। अब हमने एट्रीब्यूट की एंट्रोपी निकालनी है, तो उसमें क्या होगा, हमने ह्यूमिडिटी को लिया और उसमें हमारे पास हाई और नो को हमने कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला 7 टाइम्स हाई आया है और 7 टाइम्स हमारे पास नॉर्मल आया है। अब 7 टाइम्स जो हाई आया है उसमें से यस और नो की रेशियो क्या है, जो हमें पता चला कि जी नो जो सा है वो 4 टाइम्स है और यस हमारे पास 3 टाइम्स है। जबकि नॉर्मल के केस में हमारे पास यस जो है वो 6 टाइम्स है और नो हमारे पास 1 टाइम है। इसके बाद हमने क्या करना है, यस और नो की हमने एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह हम विंडी की साइड पे भी हम करेंगे। फॉल्स और ट्रू के केस में हमारे पास वैल्यूज आएंगी, उनकी भी हमने एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। तो एंट्रोपी ऑफ हाई यस और नो के अगेंस्ट हमारे पास आ गई, एंट्रोपी ऑफ नॉर्मल यस और नो के अगेंस्ट हमारे पास आ गई। इसी तरह विंडी के केस में हमारे पास फॉल्स के लिए यस और नो और ट्रू के लिए भी यस और नो। अब दोनों साइड पे आपके पास एंट्रोपीज कैलकुलेट हो गई हैं, तो हम ह्यूमिडिटी को लेते हैं। ह्यूमिडिटी की एंट्रोपी उसकी जो टोटल परसेंटेज थी हाई की, यानी कि 7/14 के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह जो हमारे पास नॉर्मल के केस में 7/14 था उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, और इवेंचुअली इन दोनों के सम को आप माइनस करेंगे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम से, तो आपके पास इंफॉर्मेशन गेन निकल के आएगा ह्यूमिडिटी का। इसी तरह विंडी को अगर हम देखें तो विंडी के केस में भी हमारे पास एक साइड पर जो फॉल्स के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं वो 8 हैं, और जो ट्रू के अगेंस्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं वो 6 हैं। तो जब हम एंट्रोपी लिख रहे होंगे फॉल्स की तो हम 8/14 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम ट्रू की कर रहे होंगे तो हम 6/14 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों की एडिशन के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम से माइनस करेंगे, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन आ जाएगा। अब इंफॉर्मेशन गेन हमारे पास ह्यूमिडिटी का भी आ चुका है, विंडी का भी आ चुका है, इसी तरह आउटलुक का भी, और हमारे पास जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट टेम्परेचर है उसका भी आ चुका है। तो हमें ये पता चलता है कि जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन हमारे पास आती है आउटलुक की। सो आउटलुक की इंफॉर्मेशन गेन आने के बाद हमें ये पता है कि आउटलुक के आगे फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें ओवरकास्ट है, सनी है, रेनी है। ओवरकास्ट को अगर आप फर्दर एनालाइज करें तो आपको ये पता चलेगा कि ओवरकास्ट के केस में तमाम के तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे यस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमें जब उसकी एंट्रोपी हम कैलकुलेट करेंगे तो एंट्रोपी उसकी 0 आएगी। तो एंट्रोपी या तो 0 हो सकती है या मैक्सिमम 1 हो सकती है, या तीसरी कंडीशन एवरेज की है जो इन दोनों के दरमियान लाई कर सकती है। तो जब एंट्रोपी हमारे पास 0 है तो इसका मतलब इसमें फर्दर एक्सटेंशन की गुंजाइश नहीं है। तो हमारे पास जब कभी भी आउटलुक में ओवरकास्ट आएगा तो हमारा आंसर हमेशा यस होगा। अगेन दिस इज अकॉर्डिंग टू द डाटा सेट। अब बात करते हैं हम सनी की और बात करते हैं हम रेनी की। रेनी की साइड पर फर्दर हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे इनके सब नोड्स के अंदर हमें ये नहीं पता।
और उसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा हमें एनालिसिस करना पड़ेगा इस चीज़ का कि कौन कौन से इंस्टेंसेस सनी के केस में आ रहे हैं और कौन कौन से इंस्टेंसेस रेनी के केस में आ रहे हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास D1, D2, D8, D9 और D11 जो है वो सनी के केस में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने सनी का जो सब नोड कैलकुलेट करनी है तो सनी एज अ सिस्टम ट्रीट होगा और आप बाकी तमाम को इवेलुएट करेंगे और आपको पता चलेगा कि सनी का जो सब नोड है वो बाकी तीनों में से कौन सा हो सकता है। अब आपने विंडी की तरफ जाना है। विंडी के केस में जो रिमेनिंग 2 होंगे उनमें से आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी नोड यहाँ पे फर्दर आ सकती है। सो हम सनी की कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। सनी को जब एज अ सिस्टम ट्रीट किया गया तो सनी के लिहाज से इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट की गई ह्यूमिडिटी की, इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट की गई टेम्परेचर की और इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट की गई विंडी की। तो हमें ये पता चला कि इस केस में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन जो सी थी ह्यूमिडिटी की थी। इसका मतलब ये है कि सनी की जो हमारी सब नोड्स है, सब नोड में से एक नोड जो बनती है इमीडिएट, वो ह्यूमिडिटी बनेगी। सो यहाँ पे अगर आप देखें ह्यूमिडिटी बनी। देन हमने रेनी के केस में विंडी के साथ भी जब कैलकुलेशन की तो हमें पता चला कि यहाँ पर हमारे पास जो नोड है जो रेनी के बाद वो विंडी बन रही है और टेम्परेचर आपको इस पूरे ग्राफ में नजर नहीं आ रहा। सो ये हमारे पास फाइनल ग्राफ बन रहा है कि जिसको आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसमें अगर हमारे पास एक क्यूरी आती है लेट से कि टेम्परेचर हमारे पास सनी है तो हम क्या करेंगे, आउटलुक से सनी की तरफ चले जाएंगे। और फिर दूसरी चीज आती है कि जी हमारे पास जो टेम्परेचर की साइड पे हॉट है, टेम्परेचर की नोट तो है नहीं, उसको हम इग्नोर करेंगे। ह्यूमिडिटी हमारे पास हाई है तो हमें ये पता चलेगा कि जी अगर ह्यूमिडिटी हाई हो तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर नो है। अब आपको विंडी को देखने की जरूरत नहीं है, जबकि रेनी के केस में आप विंडी को जरूर देखेंगे और ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। सो आज के लेक्चर में हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली डिसीजन ट्री की और इसको हमने देखा कि डिसीजन ट्री को आप ग्राफ की सूरत में समझने के लिए और रूल्स की सूरत में इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप डिफरेंट लाइब्रेरीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारे पास नॉर्मली जिसको हम लेके चल रहे हैं वो साइकिट लर्न है और अगर आप इसको मैनुअली इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो आपको एंट्रोपी का यूज करना पड़ेगा और इंफॉर्मेशन गेन के फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। स्टॉप। अब F10 दबाएं।